फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। ग्रैंड क्विज लेक्चर है हमारा 16 to 18 है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो कोर्स कोड है MGT 101। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया गया है हमारे पास। प्राइम और बेसिक कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। प्राइम और बेसिक कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ऑप्शन नंबर 2 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 3 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस कन्वेयन कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 4 है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मैं आपको बताती चलूँ। प्राइम कॉस्ट आर फर्म एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द मटेरियल एंड लेबर यूज इन प्रोडक्शन। द प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। और लेबर होती है जो कि इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में ऑफ अ गुड्स। डायरेक्ट कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज एडवर्टाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। जबकि फार्मूला ऑफ प्राइम कास्ट है इसका डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है वह कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट अनकर्ड इन द फैक्ट्री, जबकि ये कन्वेयन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। सो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 3 है कन्वेयन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऑप्शन नंबर 4 है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 3 आएगा कन्वेयन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती है कन्वेयन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और नेक्स्ट है हमारे पास XYZ फॉर्म बुक शोइंग डायरेक्ट लेबर मटेरियल कंज्यूम एंड कन्वेयन कॉस्ट। हमारे पास डायरेक्ट लेबर बताई गई है 3000, मटेरियल कंज्यूम बताया गया 42,000 एंड कन्वेनियन कॉस्ट है 10,000 रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकोगनाइज टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हम लोगों ने इसमें से टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का जैसे कि आप लोग जानते हैं फार्मूला है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू कन्वेयन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कन्वेयन कॉस्ट हमें दी गई है। कन्वेयन कॉस्ट की वैल्यू है 10,000, जबकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू है 42,000। सो हम लोग इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 42,000 ऑफ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास XYZ फॉर्म बुक्स शोइंग डायरेक्ट लेबर मटेरियल कंज्यूम एंड कन्वेयन कॉस्ट। XYZ ने अपनी बुक्स में शो की है डायरेक्ट लेबर शो की है, मटेरियल कंज्यूम शो किया एंड कन्वेयन कॉस्ट शो की है। इनकी अमाउंट्स है डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 3000 है, मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट है 42,000 एंड कन्वेयन कॉस्ट की है जो है 10,000 रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकोगनाइज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मालूम करनी है इन जो कॉस्ट हमें दी गई है इनके जरिए या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एज यू नो जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का फार्मूला है कन्वेयन कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर। कन्वेयन कॉस्ट एज यू नो हमें दी गई है 10,000, जबकि डायरेक्ट लेबर हमें बताई गई है 3000। हम लोग कन्वेयन कॉस्ट में से माइनस डायरेक्ट लेबर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर 4 7000 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन पॉलिसी फिक्स एसेट वैल्यू ऑफ डैश एट। हमें कहा गया है कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन पॉलिसी है फिक्स एसेट वैल्यू को क्या होता है। ऑप्शन नंबर 2 है नेवर बिकम जीरो। ऑप्शन नंबर 2 है इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 इक्वल टू फेयर वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 है ऑलवेज बिकम जीरो। एज यू नो in reducing balance method of depreciation we charge depreciation at book value, written down value, so value of asset will never be zero. So इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा never become zero। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट विल बी क्लोज टू डैश एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं वो क्लोज किए जाते हैं कौन से अकाउंटिंग पीरियड में या कौन से ऐसे अकाउंट्स में। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं बैलेंस शीट में क्लोज किए जाते हैं नहीं। ऑप्शन 2 है फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं। ऑप्शन नंबर 3 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी नहीं किए जाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए जाते हैं बिकॉज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है एंड अकाउंटिंग पीरियड अर्निंग देयर फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दैट्स वाई हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैन बी पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका हिस्सा हो सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ऑप्शन दिया गया है नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का हिस्सा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 है सेलिंग एक्सपेंस नहीं होता। बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट का हो सकता है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस ऑफ करंट पीरियड बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टू द प्रेजेंट टाइम, सो इट इज़ बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। यस, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, इट इज़ बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर 4 पर लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो कौन सा एक्सपेंस है जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को नहीं सब्जेक्ट करता या उसमें नहीं लिया जा सकता? ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, क्योंकि वो तो लेते हैं, फर्नीचर भी लेते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है बिल्डिंग, वो भी लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है लैंड। लैंड, यस, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ लैंड इज नॉट डिक्रीज एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज द वैल्यू इफ डिक्रीज एन एसेट, देयरफॉर land is not subject to depreciation expense. In case of leasehold land, the amount paid for it is charged over the life of the lease is called amortization. So land is not subject to depreciation expense. नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन हम लोग इकट्ठी करते हैं, अकाउंट विल बी क्लोज टू डैश एट द एंड ऑफ एसिड यूजफुल लाइफ। वो कौन से एसिड की यूजफुल लाइफ या कौन से अकाउंट में आती है? ऑप्शन नंबर 1 है एसिड डिस्पोजल अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर 3 है बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर 4 है ओनर्स इक्विटी। जो है अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजेबल फिक्स एसिड ये चार्ज करता है ट्रांसफ़र कॉस्ट टू डिस्पोजेबल अकाउंट, देन ट्रांसफ़र करता है ये ट्रांसफ़र एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट, देन ये रिकॉर्ड करता है सेल रेवेन्यू इन डिस्पोजेबल अकाउंट। तो फिर जो हम लोग डेबिट्स और क्रेडिट साइड का जो दोनों का बैलेंस इक्वल करते हैं, क्लोज डिस्पोजेबल अकाउंट एंड ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्पोजेबल टू इनकम स्टेटमेंट। तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा एसिड डिस्पोजेबल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो है अमाउंट पेड इन लिeu ऑफ लीज एसिड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 है डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 अमोर्टाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 है डिप्लेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? इन केस ऑफ लीज एसिड या लीज होल्ड लैंड, the amount paid for it is charged over the life of the lease and it is called amortization. So option number 3 आएगा amortization, but no depreciation is charged for own land.